हेलो फ्रेंड्स, कैपिटल क्लाइंबिंग में आप सभी का स्वागत है। और मैं हूं आपका दोस्त संदीप। और आज डेट हो रखी है 23 जुलाई 2021। और आज हम बात करने वाले हैं एक बैंक के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में। उस बैंक के क्वार्टरली रिजल्ट्स आज ही के दिन यानी कि 23 जुलाई को अनाउंस हुए। तो चलिए दोस्तों, उस बैंक के क्वार्टरली रिजल्ट्स को डिस्कशन शुरू करते हैं। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं उस पीडीएफ कॉपी पे जिसको जो है बैंक ने सबमिट किया था दोनों एक्सचेंजेस को। और बैंक का नाम आपको देख के पता ही चल गया होगा, हम बात कर रहे हैं फेडरल बैंक के बारे में। और जो डेट हो रखी है वो है 23 जुलाई 2021। और जो इसको हमने हाईलाइट करके आपको दिखाया है कि ये जो पीडीएफ कॉपी थी वो सबमिट की गई है दोनों एक्सचेंजेस को, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स के बारे में, तो कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स है क्वार्टर एंडेड जून 30 2021 के। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है कंसोलिडेटेड और स्टैंड अलोन रिजल्ट्स क्या होते हैं, तो कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स वो होते हैं जिसमें जो कंपनी की दूसरी सब्सिडरी कंपनियां होती है उसके भी रिजल्ट्स को, उसके भी जो है प्रॉफिट, एक्सपेंसेस या फिर रेवेन्यू सबको मर्ज किया जाता है। उसे जो है कंसोलिडेटेड रेवेन्यू रिजल्ट्स कहे जाते हैं। लेकिन अगर बात करते हैं स्टैंड अलोन रिजल्ट्स के बारे में, तो सिर्फ और सिर्फ जो फेडरल बैंक के अकेले के रिजल्ट्स होते हैं, वहाँ पे उसकी सब्सिडरी कंपनियों के रिजल्ट्स मर्ज नहीं किए जाते। लेकिन आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर है तो आपको सबसे पहले कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स देखने चाहिए, क्योंकि उसकी सब्सिडरी कंपनियों का बिजनेस अल्टीमेटली इसी में आता है, फेडरल बैंक में ही मर्ज होता है। तो चलिए दोस्तों, अब कंसोलिडेटेड रिजल्ट क्वार्टर एंडेड 30 जून 2021 के रिजल्ट्स की बात करते हैं। तो दोस्तों देखिए, बैंक के लिए सबसे पहली बात तो इंटरेस्ट इनकम होती है, क्योंकि जो बैंक के लिए मेन इनकम सोर्स होता है वो होता है इंटरेस्ट अर्न, यानी कि कितना इंटरेस्ट कमाया। क्योंकि बैंक का मेन बिजनेस होता है पीछे से पैसे को उधार लेना और आगे जो है लोन के रूप में या फिर एडवांस के रूप में जो है पैसे को बांटना, यानी कि लेंडिंग करना। और जो बीच में जो इंटरेस्ट मार्जिन का डिफरेंस रहता है वही बैंक के लिए मेनली इनकम होती है। तो चलिए दोस्तों, बैंक के इंटरेस्ट अर्न इनकम के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, इसमें जो फिगर्स दिखाई दे रहे हैं वो रुपीस इन लैक्स है, यानी कि आप जब इसको जो है पढ़ने बैठे या फिर समझने के लिए बैठते हैं तो आप उसको जो है पहले अपने माइंड में क्लियर कर लिए, फिर इसको देखिए या कि आप इसे अच्छे से रिलेट कर पाए। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं बैंक के इंटरेस्ट अर्न के बारे में, तो जो 3,52,498 लाख रुपीज़ का इंटरेस्ट अर्न हुआ है। और उसमें से जो है डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरेस्ट हुए, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन डिस्काउंट एंड एडवांस, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन बैलेंस विद आरबीआई, यानी कि बैंक जो है कुछ पैसा आरबीआई के पास भी डिपॉजिट करना होता है, उस पर जो है बैंक को आरबीआई इंटरेस्ट पे आउट करता है, तो उस पर भी बैंक को अर्निंग होती है। और अदर इनकम, तो वहाँ से बैंक को टोटल 4,14,777 लाख रुपीज़ की टोटल इनकम हुई है इंटरेस्ट के रूप में। यानी कि दोस्तों, अगर हम बैंक की टोटल इनकम को कंपेयर करते हैं सेम क्वार्टर पिछले साल से, तो 4,05,542 लाख थी, यानी कि इनकम में उछाल देखने को मिल रहा है या फिर इनकम इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ इनकम पे बेसिस पे नहीं, लेकिन बैंक का जो नेट प्रॉफिट कितना हुआ उसके बेसिस से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बैंक जो है कितने इसके मार्जिन में या फिर प्रॉफिट में किस तरह का इंक्रीज हुआ है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जो है बैंक के प्रॉफिट के बारे में डिस्कशन शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करते हैं बैंक के कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट, तो उसमें जो 35,676 लाख रुपीज़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। वहीं बात करते हैं सेम क्वार्टर पिछले साल में, तो 40,950 लाख रुपीज़ का टोटल प्रॉफिट हुआ था। दोस्तों, अगर बात करते हैं 31 मार्च क्वार्टर एंडेड में, तो 52,124 लाख रुपीज़ का नेट प्रॉफिट हुआ था। यानी कि बैंक के रेवेन्यू जो है पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, लेकिन जो नेट प्रॉफिट वो जो है पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में बहुत ही गिरा हुआ दिखाई दे रहा है। इसका कारण यह कि हो सकता है दोस्तों, ये जो है कंपनी को जो है इस कोरोना पेंडेमिक की वजह से जो है एनपीए की प्रोविजनिंग ज़्यादा करनी पड़ रही है, और एनपीए की प्रोविजनिंग करने की वजह से जो है बैंक का नेट प्रॉफिट डिक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों, इस कारण की वजह से जो है हम बैंक के जो नेट प्रॉफिट और ईपीएस और सबको देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का जो परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है उन सभी पैरामीटर के हिसाब से। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कंपनी के बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर के बारे में, तो जो बेसिक ईपीएस कंपनी का वो 1.79 रुपीज़ है। वहीं बात करते हैं डाइल्यूटेड ईपीएस की, तो 1.77 रुपीज़ है। और जून क्वार्टर एंडेड 30 जून 2021 की बात कर रहे हैं।
और अगर बात करते हैं सेम क्वार्टर पिछले साल में तो 2.05 रुपीज़ था बेसिक ईपीएस। और बात करते हैं अगर डाइल्यूटेड ईपीएस के बारे में तो 2.05 रुपीज़ था। यानी कि जो पिछले साल सेम क्वार्टर के हिसाब से जो इस साल में बात करते हैं तो बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस में गिरावट दिखाई दे रही है। ये गिरावट दोस्तों नेट प्रॉफिट कम होने की वजह से दिखाई दे रही है, क्योंकि जब नेट प्रॉफिट कम होगा तो जो है शेयर होल्डर के पोर्शन में आने वाला जो है अर्निंग पर शेयर वो कम होगा, क्योंकि बेसिकली नेट प्रॉफिट को जो है डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, यानी कि जो है बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस निकल के आते हैं। डाइल्यूटेड ईपीएस थोड़ा डिफरेंट वे से निकलता है, लेकिन बेसिक ईपीएस जो है वो ऐसे ही निकलता है, नेट प्रॉफिट से थोड़ा उसको डिवाइड करना होता है टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। दोस्तों अगर हम बात करते हैं मार्च क्वार्टर में तो मार्च क्वार्टर में बेसिक ईपीएस था 2.61 रुपीज़ और डाइल्यूटेड ईपीएस था 2.59 रुपीज़। यानी कि जो है बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस जून क्वार्टर में पिछले साल क्वार्टर मार्च 31 2021 के कंपैरिजन में डाउन दिखाई दे रहे हैं। यानी कि दोस्तों ये डाउनग्रेड की वजह मैंने आपके साथ पहले डिस्कस की कि एनपीए की वजह से थोड़ा सा डाउन दिखाई दे रहा है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं एनपीए के पैरामीटर के बारे में तो कंपनी का जो ग्रॉस एनपीए है वो जो है जून क्वार्टर 30 जून 2021 को 3.51% दिखाई दे रहा है। वहीं बात करते हैं सेम क्वार्टर पिछले साल में तो वो 2.94% था। और अगर बात करते हैं मार्च क्वार्टर एंडेड में तो 3.35% दिखाई दे रहा था। और अगर बात करते हैं परसेंटेज ऑफ नेट एनपीए, यानी कि कंपनी ने जो जितने लोन और एडवांसेस दिए उसके परसेंटेज में नेट एनपीए कितनी हुई है तो वो दिखाई दे रही है 1.28% जून क्वार्टर एंडेड में। और अगर बात करते हैं सेम क्वार्टर पिछले साल में तो 1.23% दिखाई दे रही थी, और जो है मार्च एंडेड क्वार्टर में दिखाई दे रही थी 1.18%। यानी कि दोस्तों ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए दोनों में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस या फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस क्वार्टरली भी इंक्रीज दिखाई दे रही है, और यानी कि ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए बढ़ रही है। और ये किसी भी बैंक के लिए अच्छा साइन नहीं माना जाता है, क्योंकि ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए बढ़ना इसका मतलब एक तरीके से यही होता है कि बैंक ने जो लोन और एडवांसेस दिए है उसकी जो रिकवरी ठीक सही से नहीं हो पा रही है, यानी कि वो बैड लोन हो रहे हैं। और ये एक बहुत ही चिंता का विषय है। ये चिंता का विषय दोस्तों कोविड-19 की वजह से जो मार्केट में एक तरीके से पैनिक फैला हुआ है, उसकी वजह से जो ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए बैंक के इंक्रीज हो रहे हैं। और ये बहुत ही एक क्रूशियल टास्क है दोस्तों। ये ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए बढ़ने की वजह से बैंक को जो है बैंक के आरबीआई के नॉर्म्स के मुताबिक जो है प्रोविजनिंग को बढ़ाना पड़ता है, और इस प्रोविजनिंग को बढ़ाने की वजह से जो बैंक को नेट प्रॉफिट भी डिक्रीज होता है। तो इसी वजह से दोस्तों बैंक का नेट प्रॉफिट डिक्रीज दिखाई दे रहा है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं रिटर्न ऑन असेट के पैरामीटर पे तो कंपनी का अभी रिटर्न ऑन असेट है वो 0.17 है। अगर हम बात करते हैं पिछले साल सेम क्वार्टर में तो वो था 0.22%, और इस क्वार्टर में मार्च एंडेड 31 में तो वो था 0.26%। यानी कि दोस्तों एनपीए की वजह से जो बैंक के जो प्रॉफिट और रेवेन्यू और उस सभी में जो गिरावट दिखाई दे रही है उसकी वजह से जो है बैंक के फाइनेंशियल रिजल्ट उतने अच्छे नहीं दिख पा रहे। और ये जो एनपीए का प्रॉब्लम है वो बहुत ही ज़्यादा हेवीली और क्रूशियल प्रॉब्लम होने वाला है बैंकों के लिए आने वाले क्वार्टर्स में, क्योंकि जो एचडीएफसी बैंक के Q1 के रिजल्ट आए थे वहाँ से हमको पता चल गया था कि जो सभी बैंकों में एनपीए का प्रॉब्लम जो है बहुत ही अच्छी तरीके से रहने वाला है, क्योंकि जो एचडीएफसी बैंक है वो इंडिया की लीडिंग बैंक है, उसमें भी एनपीए का प्रॉब्लम बहुत ही अच्छी तरीके से देखने को मिला था। तो दूसरे बैंक में तो एनपीए का प्रॉब्लम जो है बहुत अच्छे तरीके से रहने वाला है। लेकिन दोस्तों ये एनपीए के प्रॉब्लम की वजह से जो है बैंक के क्वार्टरली रिजल्ट थोड़े शो नहीं हो पा रहे। तो दोस्तों आप उस पॉइंट को रिलेट करके जो है आगे बढ़ना चाहिए। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं फेडरल बैंक के स्टॉक के आज के दिन के कारोबार के बारे में, कि जो है स्टॉक एक्सचेंज पे स्टॉक जो है फेडरल बैंक के स्टॉक में किस तरह का कारोबार देखने को मिला है। तो चलिए दोस्तों आपको जो मैं अब डायरेक्टली एनएससी की साइट पे लेकर के चलता हूँ, वहाँ पे जो है फेडरल बैंक के स्टॉक के जो कारोबार को हम डिस्कस करते हैं। सो फ्रेंड्स अब हम आ चुके हैं एनएससी की वेबसाइट पे। वहाँ पे आपको जो है बैंक का नाम दिखाई दे रहा है फेडरल बैंक लिमिटेड। और जो बैंक के स्टॉक के बारे में बात करते हैं तो बैंक का स्टॉक जो है 85.50 रुपीज़ यानी कि 1.25 रुपीज़ बढ़ के 1.48% इंक्रीज़ हुआ है। और अगर बात करते हैं बैंक के सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन की तो बैंक में टोटल 4,40,13,892 शेयर्स ट्रेड हुए थे। उसमें अगर बात करते हैं डिलीवरेबल क्वांटिटी के बारे में तो 74,96,832 शेयर्स की डिलीवरी उठाई गई है। और अगर बात करते हैं दोस्तों परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी के बारे में तो 17.03% की डिलीवरी उठाई गई है।
दोस्तों अगर हम बात करते हैं फेडरल बैंक के रिजल्ट्स के हिसाब से स्टॉक में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। तो दोस्तों ये जो है आज रिजल्ट का इम्पैक्ट नहीं देखने को मिला होगा शायद, और मार्केट भी आज अच्छी तरीके से अप था। दोस्तों अब हमको स्टॉक को जो है डेरिवेटिव कोर्स पे देखना चाहिए, जो यहाँ पे राइट हैंड साइड कॉर्नर पे आपको दिखाई दे रहा है, ताकि आप जो स्टॉक के फ्यूचर का प्राइस को भी अच्छे से रिलेट कर पाए। तो चलिए दोस्तों अब मैं जो है आपके स्टॉक को डेरिवेटिव कोर्स पे लेकर के चलता हूँ। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं फेडरल बैंक के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स पे, यानी कि फेडरल बैंक के डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स पे। तो उसमें जो है कॉन्ट्रैक्ट दिखाई दे रहा है 29 जुलाई 2021 को एक्सपायर होने वाला कॉन्ट्रैक्ट है। और अगर उसमें हम बात करते हैं स्टॉक के फ्यूचर प्राइस के बारे में, तो 85.20 यानी कि ₹1 और बढ़ के 1.19% इंक्रीज होकर क्लोज हुआ है। और अगर बात करते हैं स्टॉक के प्राइस के बारे में, तो 85.50 दिखाई दे रहा है, यानी कि जो है स्टॉक का फ्यूचर प्राइस है वो अंडरलाइंग वैल्यू से डाउन यानी कि डिस्काउंट पे दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करते हैं ओपन इंटरेस्ट के पैरामीटर पे, तो जो ओपन इंटरेस्ट है 2.85% बढ़ के 22,40,000 नए कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए। इस हिसाब से दोस्तों अब हम स्टॉक को जो है फ्यूचर प्राइस के हिसाब से शायद ये इंक्रीज दिखाई दे रहा है, और जो है उसमें बढ़ोतरी दिखाई देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दोस्तों सिर्फ ओपन इंटरेस्ट बढ़ने से स्टॉक का प्राइस नहीं बढ़ता है, क्योंकि जो है फ्यूचर का प्राइस डाउन दिखाई दे रहा है अंडरलाइंग वैल्यू यानी कि स्टॉक के प्राइस से। सो दोस्तों कब जो मंडे को जब मार्केट ओपन होते हैं तब हमको इसको देखना होगा कि किस तरह का परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है। सो दोस्तों ये थे फेडरल बैंक के कुछ क्वार्टरली रिजल्ट्स के कुछ एस्पेक्ट, जिसको जो हमने आपके साथ शेयर करने की और एक्सप्लेन करने की कोशिश की। दोस्तों ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए कैपिटल क्लाइंबिंग को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।